जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 31 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को डिटेल में जो है वो कवर करते हैं। और यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट जीरो से लेकर एडवांस तक प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ओनली करंट अफेयर्स नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरियस अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो देखिए, ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जिनको आज एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें बात की जा रही है ट्राइबल ऑटोनॉमी के बारे में, जनजातीय स्वायत्तता के बारे में। क्या होता है ये ट्राइबल ऑटोनॉमी? पहले तो ये चीज समझो। देखो, जब ट्राइबल ग्रुप्स अपने हिसाब से अपना शासन कर सके, क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ट्राइबल ग्रुप्स अपने हिसाब से गवर्नेंस कर सके उसको बोलते हैं ट्राइबल ऑटोनॉमी, राइट? जनजातीय स्वायत्तता। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? तो न्यूज क्या हमें देखने को मिल रही है कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू जो भी इश्यूज सामने आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 125th अमेंडमेंट बिल 2019 को इंप्लीमेंट करने में कि ये जो संविधान का 125वां संशोधन विधेयक 2019 जो है, तो इसमें जो मुद्दे हैं कुछ जिसके कारण से ये डिले होता जा रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए जो है ये सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल 2019 का क्या था कि ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल जो हम लोग को देखने को मिलती है, क्या? ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल, आदिवासी स्वायत्त परिषद जो हमें देखने को मिलती है, जो 6th शेड्यूल के अंदर आपकी, लिख लो ये छठी अनुसूची। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो कौन से शेड्यूल का हिस्सा है? तो 6th शेड्यूल का हिस्सा है। तो उनको और भी ज्यादा पावर प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन का 125वां संशोधन विधेयक हम लोग को देखने को मिला है 2019 का। ये वाली चीज भी लिख लो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 125th अमेंडमेंट बिल 2019 किससे रिलेटेड है? तो ध्यान में दो चीज रखनी है कि छठे शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल है उससे रिलेटेड है, और क्या कह रहा है? उनकी पावर्स को बढ़ाने की बात कर रहा है, बस दैट्स इट। अब एक कमेटी है जिसके हेड हम लोग को देखने को मिल रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। ये जो है बनाई गई है जिससे कि ये सब मुद्दे जो चल रहे हैं ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये जो विधेयक बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि और भी ज्यादा फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इन काउंसिल को दी जाएगी। यानी कि सिंपल शब्दों में ये जो काउंसिल जो है उनको और भी ज्यादा वित्तीय शक्ति, कार्यकारी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति जो है वो दी जाएगी। और ये किन एरियाज के लिए है? तो आपको एटीएमएम, क्या? एटीएमएम, ये इसका शॉर्टकट होता है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना है कि ये 4 राज्यों के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन 4 राज्यों के अंदर 10 ऐसे ऑटोनॉमस काउंसिल बनाए गए हैं जिनको और भी ज्यादा शक्ति देने की बात की गई है। ठीक है? तो याद रखना, छठा शेड्यूल जो है ये एटीएमएम के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और भी क्या क्या संशोधन करने के प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे। तो यहां पर ये कहा गया कि आप विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल बनाओ, जो अभी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल तो है ही कानून के तहत। तो बोल रहे हैं कि आप गांव स्तर पर भी, विलेज स्तर पर भी और म्युनिसिपल स्तर पर भी जो है वो काउंसिल बनाओ। तो ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट इन्होंने कहा, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कहा कि विलेज काउंसिल जो है ये इंडिविजुअल विलेजेस के लिए होंगे, या आप कह सकते हो कि 3, 4, 5, 6 विलेजेस को मिलाकर एक बनाए जा सकते हैं। और म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रहेंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटी काम करती थी वैसा इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उनकी अथॉरिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आती है विलेजेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि म्युनिसिपल काउंसिल और विलेज काउंसिल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाओ। ये कहा गया कि डिलिमिटेशन जो है वो करो, परिसीमन जो है वो करो कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शंस के लिए इन काउंसिल्स में। पावर और फंक्शंस जो है विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल्स के वो डिफाइन करो। तो ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशंस है, क्योंकि ये कहा गया कि भाई आप जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल तो ऑलरेडी है ही,
तो उसकी जगह पर विलेज और आप ये म्युनिसिपल काउंसिल्स भी लेकर आओ। गवर्नर जो है वो रूल्स क्रिएट करेंगे, राइट, कि किसको कितनी पावर जो है वो मिलनी चाहिए, गांव के पास कितनी पावर होनी चाहिए, म्युनिसिपल काउंसिल्स के पास कितनी पावर होनी चाहिए। रूल्स के अंदर उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास पर फोकस किया जाएगा, भूमि सुधार पर फोकस किया जाएगा, राइट, शहरी और नगर नियोजन पर फोकस किया जाएगा, यानी कि प्लानिंग पर, राइट, भूमि का उपयोग कैसे करना है उस पर जो है वो फोकस किया जाएगा, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। गवर्नर एस्टैब्लिश करेंगे रूल्स रेगुलेशंस की किस प्रकार से किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है। तो ये सब रिकमेंडेशंस है, और रिकमेंडेशंस जो सिफारिशें होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो एग्जाम में आती नहीं, बट फिर भी दिमाग में रखो आप कि भाई जो ट्राइबल एरियाज है उसके और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनको और ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराने के लिए ये सब भी रिकमेंडेशन कुछ सामने आए हैं। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये कहा गया कि फाइनेंस कमीशन जो है उसको अपॉइंट करो इन राज्यों के अंदर, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट, विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल्स के पास प्रॉपर पर्याप्त पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पर वो अपनी राय जो है वो दे सकें, राइट। फिर इसके अलावा रिकमेंडेशंस हम लोग को ये भी देखने को मिला कि राज्यों के बीच में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बीच में ये किस प्रकार से जो है आप टैक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ग्रांट इन एड जो है वो डिस्ट्रिक्ट, विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल को जो है वो स्टेट के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए, राइट। तो ये चीज है। फिर इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल के, वो पूरा देखेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे। आज की डेट में बिल का क्या स्टेटस है, तो राज्यसभा के अंदर फरवरी 2019 में ये बिल लाया गया। फिर ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास जो है वो चला गया अधिक एक्सपर्टीज जांच के लिए। ये कमेटी जो है उन्होंने काफी सारी चिंता जो है व्यक्त करी अपनी 2020 की रिपोर्ट में, और बिल अभी भी हम लोग को पेंडिंग देखने को मिल रहा है जब से लेकर अभी तक। अब सिक्स शेड्यूल के बारे में हम बात करें, सिक्स शेड्यूल के अंदर जो कि 80 mm वाले एरिया को जो है वो गवर्न करता है, यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, जो आपने लिख लिया होगा होपफुली। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पॉलिटी की क्लास जो है वो ऑलरेडी लोगे, अगर आप हमारी जनरल स्टडीज के क्लासेस से जुड़े हैं तो। और नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि जनरल स्टडीज पर अच्छी कमांड करना जरूरी है, तभी तो एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा आपको। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चार स्टेट्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए जो है ये छठे शेड्यूल के अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और स्पेशली यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो आदिवासी, जो जनजाति है, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना है। अब ये आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, ये छठे शेड्यूल से रिलेटेड है। फिर ऑटोनॉमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो तैयार की गई है, बनाई गई है, मतलब जहां पर बिना किसी हस्तक्षेप के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने हिसाब से, यानी कि जैसे कि आप इस तरीके समझो, जैसे गांव में हम लोग को पंचायत देखने को मिलती है ना, वैसे ही ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बस इतना समझ जाओ आप कि ट्राइबल एरियाज जो आदिवासी जनजाति वाला जो क्षेत्र होता है ना, तो उनके बेटर गवर्नेंस के लिए, उनके बेटर शासन के लिए इसको बनाया गया है, बस। आगे की चर्चा करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, और यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आपको ऑलरेडी पता लग ही चुका है, अभी तक इतनी बार पढ़ चुके हैं कि छठे शेड्यूल के तहत इसको बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोग जानते हैं भाई कि इसमें फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर, आदिवासी जनजाति के ऊपर, है ना, ट्राइबल लोगों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर। फिर अब ये क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को, उनके एरियाज को, उनकी बाउंड्रीज को। ऑटोनोमस रीजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं गवर्नर, है ना, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये पूरी तरह से, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, उस पर उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, मॉडिफाई करना है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या उसकी पावर होनी चाहिए, ये सभी डिसाइड करेगा कौन, गवर्नर। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 30 मेंबर की काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है, 30 मेंबर्स, ये लिख लेना। 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, 26 मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के टेन्योर के लिए। हर एक ऑटोनोमस रीजन जो है उसका खुद का काउंसिल हम लोग को देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है वो मैनेज करते हैं अपने क्षेत्र अधिकार को, और स्टैब्लिश कर सकते हैं विलेज काउंसिल, या फिर ट्राइबल डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट्स को, यानी कि खुद अदालत जो है वो अपनी स्थापित कर सकते हैं, न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। और अपील जो है वो सुनी जाती है गवर्नर के द्वारा, मतलब और इवन मतलब अपील सुनी जाती नहीं है, बेसिकली गवर्नर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट अपील जो है वो आप कहां पर जो है वो फाइल कर सकते हो। तो गवर्नर के हाथ में है पूरी पावर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रिलेटेड, ये बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। अब अभी जो कमेटी जो बनाई गई है, जो बहुत समय से जो है वो देख रही है कि भाई बिल में क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हम लोग दें, राइट। तो 10 ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल के कहां पर कौन से राज्यों पर ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। सिक्स शेड्यूल जो है वो कौन से राज्यों को कवर करता है, बताओ। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले।
तो बस अभी कमिटी जो है वो अपना डिस्कशन कर रही है, राइट? और ये काउंसिल जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें अमेंडमेंट्स जो लाया गया है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये काउंसिल्स बनाई जाएंगी। इसमें और भी ज्यादा पावर्स, ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है। प्रॉब्लम्स काफी सारी है, स्पेशली प्रॉब्लम इनके पास फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। और कई बार जो है वो पॉलिसीज वगैरह जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती जिनको आवश्यकता होती है, यानी कि स्कीम्स वगैरह जो होती है ना सरकार की, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, राइट? तो ये चीज है। तो इन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस वगैरह दिए हैं, तो अभी के लिए वो रिकमेंडेशंस तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो जाते, राइट, बिल में शामिल नहीं हो जाते, तभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। अभी के लिए तो आप 6 शेड्यूल ध्यान में रखो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ध्यान में रखो, एटीएमएम वो 4 राज्यों का नाम ध्यान में रखो, राइट? और पावर गवर्नर की ध्यान में रखो कि गवर्नर के पास मेन पावर हम लोग को देखने को मिलती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको कि मतलब वो उसका कितना बड़ा होगा, उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है, उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी पावर्स क्या होंगी, वो पूरी चीज डिसाइड करते हैं गवर्नर। इवन गवर्नर ये तक डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी अपील जो होगी वो कहाँ पर होगी, यानी कि इसकी शिकायतें वगैरह जो होगी तो वो कहाँ पर सुनी जाएंगी बाद में। बस यही चीज थी इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ इस टॉपिक के अंदर नहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड राइट टू शेल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विकास और आश्रय के अधिकार का संतुलन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी रिसेंटली ये कहा है कि आज की डेट में हमें बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है। किसके बीच में? रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब राइट टू शेल्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, आश्रय का अधिकार, लगभग 50,000 लोगों का जो वहां पर इलीगली रेलवे लैंड पर जो है वो अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। तो इन दोनों पर बैलेंस क्रिएट करके रखना है। जैसे कि कभी भी आप सिटी के बाहर निकलते हो या ट्रेन से जब बाहर जाते हो तो आप देखते होगे कि जैसे ही कोई भी सिटी होती है उसके आउटस्कर्ट वाले एरिया में बहुत सारी झुग्गियां रहती हैं रेलवे की पटरियों के बगल में, है ना? बहुत सारे ऐसे कच्चे घर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बने हुए रहते हैं, रेड स्लम एरियाज रहता है ना, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया। अब वहां पर लोग जो है वो इलीगल तरीके से अपना आवास लगा के बैठे हुए हैं, एक प्रकार से अतिक्रमण है ना? तो सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें रेलवे का भी डेवलपमेंट करना है, भाई इंडियन रेलवे जो है उसका भी विकास हो, और साथ ही साथ ये 50,000 लोग जो है या जितने भी लोग कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया की भी अगर हम बात करें, ओवरऑल बिगर पिक्चर में चीजों को देखने की कोशिश करें, तो इन लोग को भी नुकसान ना हो, इनका भी कहीं ना कहीं व्यवस्था इनको करवा दी जाए। क्योंकि एकदम से भाई है तो भारत देश के निवासी, और भारत देश के निवासी है तो भारत सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक निवासी जो है उसकी देखभाल करना, सभी का हित, जनहित कल्याण करना। बोलो हाँ या ना? है ना? ऐसे उनको निकाल के फेंका नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले लोग तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? आपके सामने लोग आएंगे, बोलेंगे भैया यार ये तो इलीगल है, हटाओ इनको, फेंको, निकालो, ये अपना अपना खुद से देखें। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। अगर भारत सरकार है तो भारत सरकार अपने हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हर एक सिटीजन जो है उसको डिग्निटी के साथ रहने दिया जाए, इस चीज को इंश्योर करने का काम भारत सरकार का होता है। भाई उनके पास गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको अपलिफ्ट करना है ना। भाई चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ले लो या संविधान के कोर नियम ले लो आप, या पार्लियामेंट और ये के रूल्स ले लो आप, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के। तो भाई हर एक समय पर एक आपका जो प्रतिनिधि होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और इवन जब आगे चल के आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा ना कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी इंसान परेशान ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, है ना? तो अब 50,000 लोगों को ये कहकर हटा दिया जाए कि नहीं, हमें तो यहाँ पर जो है वो 5 स्टार लग्जरी जो है वो होटल्स क्रिएट करने हैं, राइट, हमारे यात्रियों के लिए, रेलवे यात्रियों के लिए। तो उन 50,000 लोगों का क्या होगा फिर? ऐसे नहीं फेंका जा सकता, है ना? ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये सरकारी सेक्टर है, और गवर्नमेंट सेक्टर कल्याण पर काम करता है, वेलफेयर पर काम करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया कि भैया आप एक ऐसा रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो तैयार करो, पुनर्वास योजना ऐसी जो है वो आप तैयार करो यहाँ पर रहने वाले लोगों की फैमिलीज के लिए। ये रिकॉग्नाइज करो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन उनका जमीन पर, और राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, यानी कि भाई उनको पर्याप्त जो है वो आवास जो है वो मिल सके यार, कहीं पर जाकर वो रह सके आराम से, राइट, बिना किसी परेशानी के, तो वो उनके लिए व्यवस्था करो, ये कोर्ट ने कहा है। और इशू तभी सामने आया जब रेलवे की एप्लीकेशन सामने आती है, राइट, और इसमें ये कहा गया कि भैया यार इतने सारे लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं ट्रैक के बगल में और हमें वहां पे डेवलपमेंट करना है, तो
डेवलपमेंट में ये बाधा बन रहा है, तो क्या किया जाए? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बैलेंस क्रिएट करो, आप डेवलपमेंट भी करो बट इन लोग को छोड़ा नहीं जा सकता। तो राइट टू शेल्टर किसके अंदर आएगा? क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो। आश्रय का अधिकार, तो ये आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके अंदर आता है। आगे की जो है वो चर्चा करेंगे अब हम लोग। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि पर्याप्त घर जो है वो लोगों को मिल सके। पर्याप्त घर तो मिले बट प्राइवेसी के साथ, गोपनीयता के साथ, राइट? घर मिलना चाहिए तो प्रॉपर मिलना चाहिए, दरवाजा हो भाई उसमें। स्पेस अच्छी ठीक-ठाक होनी चाहिए, रहने लायक, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि आपने उनको कहीं से उठाकर फिर कहीं नाले वाले के आस-पास जो है वो रखवा दिया। नहीं भाई, ये ध्यान देना जो है वो भारत सरकार का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों की आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। फिर फोर्स्ड एविक्शन विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं करना है, राइट? मतलब आप किसी को भी जानबूझकर पकड़कर बाल खींचकर जो है वो निकाल नहीं सकते कि चलो निकलो यहाँ से। और उनके घरों पर बुलडोज़र इस तरीके से चलवा नहीं सकते आप। उनको टाइम दीजिए पर्याप्त, कि जिससे कि वो खुद ब खुद शिफ्ट हो, तो समझा दीजिए कि भैया देखो आपको यहाँ से शिफ्ट करके हम वहाँ पे जो है रख देंगे, वहाँ पे अच्छी आपके लिए फैसिलिटी होगी और जाके दिखवा दो। कई बार पता है ऐसा भी होता है, लोगों से वादा कर दिया जाता है, बेचारे लोग जो है वो एग्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको किसी टीन टप्पड़ के नीचे जो है वो रखवा दिया जाता है। और बाकी फिर कोई भी महीनों तक कोई ना उनका घर बन पाता है, ना कुछ बन पाता है। तो सबसे पहले तो सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार पहले रिहैबिलिटेशन साइट को कंफर्म करे और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्रिएट करके रेडी रखे, कि जिससे कि डायरेक्टली रेडी टू शिफ्ट वाला मामला हो, कि लोगों को यहाँ पे बोला और वहाँ पर उन्होंने अटैची पैक करी अपनी और तुरंत उनको अलॉट हो गए, लाइन लगा के। तो जब ऐसी चीज़ होगी रेडी टू शिफ्ट वाला मामला, तभी चीज़ें प्रॉपर चलेंगी। बट यहाँ पर मैंने खुद स्वयं अपने आँखों से देखा रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस। मैंने खुद देखा कि महीनों तक लोग लोग जो है वो टीन टप्पड़ के नीचे रह रहे हैं। एक बड़ा-सा टीन लगा दिया, जैसे वो नहीं होता रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह, ज़मीन पे सो रहे हैं वो सभी के सभी लोग जैसे-जैसे, गुज़ारा उनका जैसे-जैसे हो रहा है, खाना कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो ये तो स्थिति है। ये मैंने और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 4-5 साल पहले ही मैंने ये देखा था इंसिडेंट, 5-6 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो इस इन सब चीज़ों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो क क्या किस प्रकार के हम लोग को, मतलब जैसे कि ये बेदखली के संबंध में, यानी कि किसी को निकाल दिया जाता है ना, एविक्ट कर दिया जाता है, तो उसके संबंध में नैतिक विचार जो है वो क्या है? तो यार सीधे-सीधे यार ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, मानव अधिकार का उल्लंघन है। अब इस पे कई सारे शाणे लोग ये बोलेंगे कि भैया जब उनको पता है कि ये सरकारी ज़मीन है तो क्यों आके रह रहे हैं? अरे भैया मजबूरी होती है इंसान की, कोई जानबूझकर कहीं पे गटर के पास नहीं रहेगा। ये बात भी ध्यान में रखिए। जो मजबूर आदमी होता है, उसकी मजबूरी एक ऐसी होती है कि उसको पता है कि उसको अपना जीवन काटना है। भाई नहीं तो हर एक इंसान तो चाहता है ना लग्ज़री भाई। कौन ऐसा नहीं है, आप गरीब को भी उठाकर बोलोगे, उससे पूछोगे कि भाई कि तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में? तो उसके लिए तो लग्ज़री सिर्फ़ ये है कि उसका पक्का मकान उसको मिल जाए बस। आप लोग के लिए लग्ज़री कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ लग्ज़री कुछ और होगी। दूसरे इंसान के लिए, क्योंकि कुछ हर एक इंसान के लिए लग्ज़री का मीनिंग अलग है। भाई मुझसे पूछोगे लग्ज़री जो है वो क्या है, तो मैं तो बोलूँगा मेरे पास प्लेन होना चाहिए, वो भी गोल्डन, सोने का प्लेन होना चाहिए, तो वो मेरे लिए लग्ज़री है, राइट? किसी और के लिए लग्ज़री होगी तो वो कुछ और होगी। एक गरीब, बिल्कुल अत्यंत गरीब आदमी जिसका झोपड़ी तक नहीं है, उसके लिए लग्ज़री मतलब वो तो ये बोलेगा कि मेरे घर का राशन बस खत्म ना हो और मुझे एक छोटा-सा पक्का 1 रूम का मकान मिल जाए, बस। यकीन नहीं आए तो पूछ लेना। आपके घर पे अगर जो हेल्पर्स होते हैं, जिनको जनरली लोग बाई करके पुकारते हैं, तो वो बोलना नहीं चाहिए। आज से आप भी बंद कर दो ये सब चीज़ें बोलना। किसी को भी बाई और ये सब शब्द उपयोग मत करिए। हेल्पर यूज़ करिए शब्द, अच्छा शब्द यूज़ करिए, डिग्निटी वाला शब्द यूज़ करिए। आने वाले समय में अधिकारी बनने वाले हो आप, तो आपको थोड़ा-सा हर एक इंसान को एक डिग्निफाइड लेवल पर जो है वो देखना ज़रूरी है। उनसे पूछना कभी कि आप जब अमीर बनोगे तो आपकी इच्छा क्या है? मतलब किस तरीके से आप अमीर बनना चाहते हो? बस वो यही बोलेंगे हमें हमारा मकान मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जो पढ़ लें, बस यही उनकी वो रहती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप अगर किसी को भी ऐसे फ़ोर्सफुली निकाल दोगे, है ना? तो वो क्या हुआ? मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, बिना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए, है ना? फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि असंगत प्रभाव इसके देखने को मिल जाते हैं। कई बार गरीब लोग इसमें होते हैं, कई बार डिसेबल्ड लोग होते हैं, कई बार बुजुर्ग लोग भी होते हैं। अब उनको एकदम से शिफ्ट करोगे तो उनके लिए तकलीफ वाला काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। कई सारी सारी झुग्गी-झोपड़ियों में देखने को मिलता है कि गरीब लोग अंदर खटिया में पड़े रहते हैं। वो उठ भी नहीं पा रहे, चलने की उनकी व्यवस्था नहीं है, ना कोई व्हीलचेयर ना कुछ। और आप धमकियाँ
आके दिए जा रहे हो कि बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, वो बेचारा कहाँ जाए व्यक्ति। अच्छा, कई बार ये भी होता है, अब बुजुर्ग आदमी है भैया, 60-65 साल का, हालत खराब उसकी, चल पा नहीं रहा है, जिंदगी भर जो है वो गरीबी में उसने बिताया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी के अंदर, हाथ पैर जो है बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं इस उम्र में आके, और उसको फ्लाइट दे दिया, वो भी चौथा माला। वो बेचारा कैसे चढ़ेगा भाई चौथे माले में? ये भी एक दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो देखो, जो चीजें मैं आपको दिक्कतें बता रहा हूँ, वही इसका सॉल्यूशन है कि भाई आप अगर एलोकेशन कर रहे हो फ्लैट्स वगैरह का, तो आप ध्यान से करो, देखते हुए करो कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, उस अकॉर्डिंग करो, है ना? अब यहाँ पर एकदम से ये भी मत बोल लेना कि लिफ्ट लगवा दो क्योंकि अपन को पैसा देख के पूरा काम करना है। सरकार के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हो कि संसाधन जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उसका उपयोग प्रॉपर तरीके से करना है। यही तो आप सीख रहे हो, और यही सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप जो है वो सोल्यूशन के नाम पर जो है वो एकदम से बिल निकाल के दे दो, किलो भैया 1000 करोड़ रुपए, एक सोसाइटी हमने बना दी पूरी लग्जरी। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है। बेसिक नीड्स फुलफिल करवानी है, और वो भी इफेक्टिव तरीके से, कि जिससे कि सबको बेनिफिट मिले, किसी को कोई शिकायत ना हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही। कई बार ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाता, उनको वादे तो कर दिए जाते हैं, बेचारे हट जाते हैं अपना सामान उठा के कि भाई तोड़ दो हमारे घर को, और हमें नया घर मिलेगा। 2 पल के लिए खुश होते हैं, और उनकी 2 पल की खुशी कितने महीनों में के लिए जो है वो पेंडिंग हो जाती है, वो खुद ही समझ सकता है इंसान। सड़क पे आ जाता है पूरी तरह से। अब तो छत भी नहीं होती उसके पास, एक टीन का ही बस टप्पड़ होता है। तो ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा देखो, राइट टू शेल्टर से रिलेटेड और भी काफी सारे केसेस सामने आए, वो सब केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बसंती बाई खेतन 1986, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1995, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस अहमद सिंह एंड गुलाब सिंह 1996, सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 2010 का। तो ये सब भी पूरे राइट टू शेल्टर से रिलेटेड ही कानून, मतलब वो थे, केसेस थे, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सरकार के काफी सारे प्रयास हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहले है सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं, राष्ट्रीय शहरी आवास निधि कहते हैं। फिर इसके अलावा भी हम लोग को देखने को मिलता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण। तो ये सब चीजें जो है वो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो बेसिकली राइट टू शेल्टर को सपोर्ट करती है, आश्रय के अधिकार को जो है वो सपोर्ट करती है। फिर इसके अलावा और भी काफी सारे कानून है, जैसे स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लम क्षेत्र जो है उसकी सुधार करना उसका। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बेसिकली ट्राइबल एरियाज के लिए है, राइट। फिर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016, रेरा का कानून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये भी बहुत जिद्दोजहद के बाद जो है ये कानून लाया गया था। फिर मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है। ये राइट टू शेल्टर को जो है वो एक प्रकार से कानून के थ्रू गारंटी देते हैं। तो यही चीज है जो पूरे टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा, ये कंक्लूजन ही दे दिया कि भाई आप क्या करो, ऑल्टरनेटिव हाउसिंग सोल्यूशंस लेकर आओ, भाई वैकल्पिक आवास समाधान लेकर आओ। अगर किसी को हटा रहे हो तो उनको प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाए, और प्रॉपर फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, नहीं निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए, राइट। कम्युनिटी का डेवलपमेंट आपको करने पर फोकस करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करो, राइट, जिससे कि जिनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है उनको थोड़ा फायदा जो है वो मिल सके। तो कितना बढ़िया टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में जो है वो यहाँ पर अभी कवर किया। देखा, और गुरु जब ऐसी रिपोर्ट आती है ना, तब मेरा होता है दिमाग खराब। अभी कुछ समय पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, तो इन लोगों ने जो है वो क्या किया, इन लोगों ने बोल दिया था कि भाई आप अब से हम लोग अफीम की खेती जो है वो नहीं करेंगे। अबे सालो, बिना अफीम के तुम्हारे पास कमाई हो नहीं पाएगी, अफीम की खेती नहीं करोगे, राइट। ये सब झूठ रहता है, ये सब सिर्फ इंटरनेशनली कंट्रीज को दिखाने के लिए रहता है कि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने पर काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। देखो लिखा भी, ये रिपोर्ट आ गई ना सामने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट है भैया,
जिसमें ये बोल रहे हैं कि अभी भी ओपीएम का जो है वो स्टॉक पाइल है, मतलब ओपीएम का भंडार अभी भी भरा हुआ है, राइट? झूठ है ये सब, वो और भंडार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि चुपचाप जो है वो ओपीएम की खेती हो रही है, राइट? ये बोलते हैं कि अफीम वगैरह नहीं चलाएंगे, चल रहा है सब कुछ। तो अब क्या चीज सामने आती है, तो तालिबान ने जो बैन लगा दिया था, अरे झूठ था ये, कोई बैन वैन नहीं था। अप्रैल 2022 के अंदर सिर्फ दिखावा था ये। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये बोल रही है कि काफी साल लग जाएंगे कि इस पूरे तरह से जो बैन जो है वो एक्चुअल में दिखाई दे। नहीं भाई, भरते आ रहे हैं ये लोग। ट्रेड जो है नार्कोटिक्स में, ये बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोई भी नोटिसेबल रिडक्शन हम लोग को ड्रग के एक्सपोर्ट में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डेटा जो सीज हुआ है, मतलब सीजर वाला डेटा जो होता है ना, यानी कि जब्ती जो की जाती है माल की, यानी कि जो भी ये लीगल स्मगलिंग वगैरह होती है सामान वगैरह, तो उसकी जो जब्ती करते हैं तो उसमें जो डेटा सामने आ रहा है वो एज इट इज नजर आ रहा है। बोले तो फिर आपने काहे का बैन किया यार, 2022 से लेकर अभी तक कुछ दिख तो रहा नहीं है। झूठ था ये, जब जब ये बैन हुआ था तब उस समय मैंने कहा था कि ये फालतू बात है, क्योंकि इनकी मेन कमाई अफीम से होती है। नेक्स्ट, सीनियर तालिबान जो फिगर्स हैं, यानी कि जो पर्सनालिटीज है, इन्फ्लुएंशियल ट्रेडर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क हो गया, राइट? ये अभी भी प्रॉफिट कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से। देख लो भाई, सामने है रिपोर्ट। तो आप लोग को भी सेम यही चीज करनी है भैया। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो है भाई, उसकी कमाई ही उस चीज से हो रही है, तो उसको बैन करके अपना नुकसान क्यों करेगा? है कि नहीं? तो यही क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि न्यूज को देखकर फिर पूरी पक्की तरीके से नहीं मान लेना कि सामने वाला ऐसा ही है। आपको एनालिसिस करना है। यही है गेम सिविल सर्विसेज का, याद रखो। सिविल सर्विसेज के अंदर मेंस का आंसर लिखने की प्रैक्टिस क्यों होती है, दूसरे एग्जामिनेशन में क्यों नहीं होती? क्यों आपसे बोला जाता है कि 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स के आंसर्स लिखो? क्योंकि दिमाग लगाओ आप। सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन पढ़कर उसकी एनालिसिस करनी है, राइट? कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या गलतियां हैं, इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्यों लिखने को कहा जाता है आपसे ये सब? क्योंकि आपको वो माइंडसेट चेक करना चाहते हैं आपका, कि आपके अंदर वो माइंडसेट है कि नहीं, एक अधिकारी लेवल की सोच रखने का। तो इसलिए तो अधिकारी बनते हो टॉप मोस्ट लेवल के, इसलिए तो ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट लगता है लोगों को। ये एग्जाम एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। ये एग्जाम जो हम लोग को देखने को मिलता है, इस एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको अपना माइंडसेट सही रखना है। आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि सामने वाला जो बोल रहा है या जो न्यूज आ रही है, उसका क्या परिणाम जो है वो आने वाले समय में निकलेगा। जब यहां पर न्यूज आई थी 2022 में कि तालिबान ने जो है बैन लगा दिया, तो हंसने वाली न्यूज थी, कि कॉमेडी हो गई भाई ये तो। ये सीरियस लेने वाली न्यूज नहीं थी। यही तो होता है डिप्लोमेट, और क्या होता है? फिर इसको पता होता है कि यार झूठ बोल रहा है साला। भाई आपके सामने भी चोर मुजरिम इस तरीके के लोग आएंगे, वो बोलेंगे मैं चोर नहीं हूं, आप मान लोगे कि ठीक है बेटा जाओ? नहीं, आप उससे क्वेश्चंस करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसकी पर्सनालिटी को, फिर उसको देखोगे कि यार प्रॉब्लम्स कहाँ है इसका। अच्छा आशिक है साला, हाँ, आशिकी के चक्कर में चोरी करी क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड के साथ ये मॉल घूमने जाता था। अच्छा, अभी रिसेंटली गर्लफ्रेंड को आईफोन दिया है। वो ये होती है एनालिसिस। देखते नहीं हो कितने सारे वीडियोस जो है वो ऑफिसर्स के नजर आते हैं, कैसे पूछताछ करते हैं वो कैदियों से। एक छत्तीसगढ़ के बड़े फेमस है, मुझे अभी उनका एकदम नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, हमारे एक मित्र हैं जो एएनआई में है। तो उनके बहुत अच्छे क्लोज मित्र हैं वो अधिकारी छत्तीसगढ़ के। तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट एकदम पूछते हैं बिल्कुल सवाल। आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, नाम मुझे अभी एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा। तो वो मेरे ही एक मित्र हैं, उन्हीं उनके मित्र हैं वो। आगे की चर्चा करें तो प्रॉफिटियरिंग और कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें, मुनाफाखोरी और नियंत्रण के बारे में, तो सीनियर तालिबान जो फिगर्स और हक्कानी नेटवर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि प्रॉफिट में साले ये लोग अभी भी। काफी सारे तालिबान लीडर जो है वो कंट्रोल जो है वो रख रहे हैं नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग रूट के ऊपर अफगानिस्तान में, क्योंकि शेयर उनको भी मिलना चाहिए ना भैया। फिर मीथा मेफेटेमाइन, ये भी एक हम लोग को ड्रग देखने को मिलता है, इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। पर्टिकुलरली हम लोग को देखने को मिल रहा है फारा, हेरत, निमरोज में। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी जो है फेंटेनिल की, ये भी जो है वो बढ़ गई है। तो मतलब ये सब ड्रग्स हैं।
फिर इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन इसके हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है वो ओरिजिनेट होता है अफगानिस्तान में, उसको कंट्रोल करती है पाकिस्तान की आईएसआई, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए भैया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की वो इन्हीं लोग के थ्रू होती है, इन्हीं लोग करवाते हैं साले, और हमारे देश के जो युवा है उनको बर्बाद करते हैं। और ड्रग मनी जो है वो बढ़ चुका है, उसका फंड्स बढ़ चुका है, उसकी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। एंटी टेरर ग्रुप जैसे कि लश्कर ए तायबा, इनके पास फंडिंग जाती है, क्योंकि ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा टेरर फाइनेंसिंग में जाता है, पूरा काला पैसा। अब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन्होंने काफी सारे खुलासे किए हैं, जैसे कि कांधार में यहाँ पर हम लोग को कार्टल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट, ड्रग्स के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़ा मेजर स्मगलिंग नेटवर्क हम लोग को कांधार वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग को 3000 किलो का हीरोइन जो है वो मुंद्रा पोर्ट से सीज किया गया था सितंबर 2021 में, बहुत बड़ी न्यूज बनी थी उस समय ये। ठीक है, फिर सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने बोला कि भैया स्ट्रिक्ट कार्रवाई करो स्मगलिंग नेटवर्क के अगेंस्ट, राइट। कोई भी अगर अपना कंटेनर मतलब इंस्टॉल करो कंटेनर स्कैनर, कि भाई हम लोग को दिख जाए कि जो भी कंटेनर यानी कि जो भी ट्रक वगैरह गुजर रहा है तो उसके अंदर क्या है, तो स्कैन हो गए, मतलब जैसे होता नहीं है एक्सरे की मशीन से हम लोग को अंदर की चीज दिख जाती है, तो वैसे स्कैनर्स रखो कि तुरंत अथॉरिटी को सब चीज दिखाई दे। जैसे एयरपोर्ट के अंदर आप जाते हो या रेलवे स्टेशन में जाते हो, तो वो वाली मशीन नहीं होती स्कैनर वाली, लगेज वगैरह को स्कैन करती, तो ऐसे ही ट्रकों को स्कैन कर दो कि साला क्या भर गया अंदर, और जब तक कंफर्म ना हो जाए अथॉरिटी तब तक उसको छोड़ा ना जाए। फिर इसके अलावा इंडिया का कमिटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट, कि किसी भी प्रकार से हम लोग को ड्रग अब्यूज जो है वो नहीं देखने को मिलना चाहिए। सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग 1967 हम लोग 1961 हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे कन्वेंशन है जिसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया काम करती है। इंडिया के अंदर जैसे नशा मुक्त भारत अभियान है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन सब इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया जो है वो ड्रग्स को जो है वो रेगुलेट कर रही है इंडिया के अंदर, कि किसी प्रकार से ड्रग अब्यूज जो है वो ना हो, उस पर फोकस कर रही है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल लेवल पर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, इसकी स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो यही चीजें हैं। तो अफगानिस्तान में तो अभी भी चल ही रहा है भैया, ओपीएम प्रोडक्शन अभी भी है, अभी भी ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है। वो सिर्फ जो अफगानिस्तान की से नजरें जो है वो हट जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इसलिए बस उसने ये दावा कर दिया था कि तालिबान भी जो है वो एक अच्छा शासन जो है वो कर सकता है। कुछ नहीं है, पैसे ही इनके पास उससे आते तो कहाँ से ये बंद करेंगे ये सब चीजें। बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखिएगा इस यहाँ पर बात हो रही है इंडिया एआई मिशन के बारे में, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पैसा बढ़ा दिया गया है। ये मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंदर, ये बात याद रखिएगा। 551.75 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं बजट 2024-25 में इंडिया एआई मिशन के लिए। देखो नाम से इस मिशन में समझ में आ रहा है, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग को काम करना है, अवसर रचनाओं पर। ये बुलेट पॉइंट ध्यान में रखो, हमें इंडिया के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम करना है ना। इस इंडस्ट्री को जो है वो हमें बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। इससे पहले भी यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दे दिया था 10,372 करोड़ रुपए के मिशन का, राइट। फिर इसके अलावा इनिशियल प्रयास में हम लोग को जो है फोकस करना है 300 से लेकर 500 जीपीयूज हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर सके। जीपीयूज का जो है मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल में जो है वो लिया जाता है। जैसे कि हम लोग को जीपीयू देखने को मिलता है ना, तो ये जितने भी बड़े बड़े जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल जो होते हैं वो इसी पर ही, जीपीयू पर ही जो है वो उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि फिनटेक्स में आपने सैंडबॉक्स का नाम सुना होगा, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पर एआई के अंदर जीपीयूज देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एआई के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए। फिर इसके अलावा सपोर्ट किया जा रहा है स्टार्टअप्स को, राइट। आगे की चर्चा करें तो इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी कितनी है, तो वो सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हम लोग को इनोवेशन सेंटर्स ओपन करने हैं, डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है, क्योंकि देखो एआई जो है वो डेटा के ऊपर काम करता है, तो प्रॉपर डेटा इंडिया के अंदर होना चाहिए और बढ़िया डेटा होना चाहिए। एथिकल डेटा भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर भी फोकस किया गया है। फिर इसके अलावा फ्यूचर स्किल्स पर जो है फोकस किया जा रहा है, राइट। एक्सपेंड किया जा रहा है एआई एजुकेशन को, राइट, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी प्रोग्राम्स के थ्रू, और एस्टैब्लिश किया जा रहा है डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स छोटी छोटी सिटीज में। और इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए के फंड्स का एलोकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है डीप टेक एआई स्टार्टअप्स के अंदर। ठीक है, गाइडलाइंस जो है वो डेवलप की जा रही है, फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिस लिए। रिस्पॉन्सिबल लिखा, आप एथिकल लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है। फिर इंडिया के एआई मार्केट के बारे में बात करें तो हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स
मतलब इसमें शामिल होते जा रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर हुआ, फाइनेंस हुआ, रिटेल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। डेटा एनालिटिक्स पर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है कि डेटा जो है वो बिल्कुल एक तो डेटा प्राइवेसी पर ध्यान रखना है और डेटा एक्यूरेट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि डेटा में गड़बड़ी मतलब एआई पूरी चीज़ गड़बड़ कर देगा, क्योंकि एआई डेटा के ऊपर ही चलता है। सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, तो ये सब भी एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एआई की फील्ड में लगातार चलती जा रही है। फिर एआई के बड़े-बड़े क्लस्टर्स बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे, एनसीआर जैसी सिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? और इंडिया के लिए मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो हम लोग को देखने को मिलता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई का उपयोग करके हम क्रॉप्स की मॉनिटरिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं, राइट? कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, राइट? बेटर डेटा के थ्रू, एक्यूरेसी के थ्रू। बैंकिंग सेक्टर में भी इसका बहुत अच्छा रोल हम लोग को देखने को मिल सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में, एनपीए को कम करने के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में, ट्रीटमेंट में, ड्रग की डिस्कवरी में, डायग्नोस्टिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा। रिटेल में हम लोग को देखने को मिल सकता है कि जैसे चैटबॉट्स काफ़ी हेल्प करता है, राइट? रिकमेंडेशन इंजन्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं रिटेल सेक्टर के अंदर। बट इंडिया के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जीपीयू कैपेसिटी कम है और इसी को तो हम लोग को बढ़ाना है, और यही तो इंडिया एआई मिशन का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जीपीयू की कैपेसिटी बढ़ानी है। हाई कॉस्ट हम लोग को जीपीयूज़ की देखने को मिलती है। नवीदियास आपने सुना होगा, ये चिप्स लगती है ना कंप्यूटर वगैरह के अंदर, यही है बेसिकली ब्रेन चाइल्ड पूरे एआई का। फिर इसके अलावा डेटा का इशू हम लोग को देखने को मिलता है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी हम लोग को हमारे यहाँ देखने को मिलती है, हमारे यहाँ के बेस्ट माइंड जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर जो है वो काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। एथिकल इश्यूज हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट? जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी इश्यूज है, स्पेशली इसके उसको लेकर, हम बोलते हैं ना कि कानून को लेकर। ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं, बस इसको ठीक करना है तो हम लोग को स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करना पड़ेगा, हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू जो है वो करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एथिकल एआई को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, सस्टेनेबल एआई को प्रमोट करना पड़ेगा, टैलेंट गैप, जो टैलेंट की कमी है, स्किल्स की कमी है, उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यही जो प्रॉब्लम्स है वही उसके हमेशा सॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब इंडिया की गाइस पहली हम लोग को ऑफशोर मिनरल ऑक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफशोर का मतलब क्या नजर आता है? देश के बाहर। ऑफशोर होता है ना कि ऑफशोर कंपनीज, देश के बाहर वाली कंपनीज। तो देश के बाहर जो पहली मिनरल्स की जो ऑक्शनिंग हुई है, नीलामी हम लोग को देखने को मिली है, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के पार्ट पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो समझ रहे हो आप? इसको रेयर मिनरल्स भी कई बार बोला जाता है, या इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की मैन्युफैक्चरिंग में काफी हेल्पफुल होते हैं और हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में काफी हेल्पफुल होता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में ऑफशोर मिनरल ऑक्शंस के बारे में बात करें तो 10 मिनरल ब्लॉक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनको इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसकी नीलामी जो है वो की जाएगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितना होता है? किन लोगों ने एनवायरमेंट की क्लासेस पढ़ी है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। कितना एरिया कितना बड़ा होता है इंडिया के? अगर मैं कोस्ट पे खड़ा हूं, जैसे आप गोवा गोवा के बीच में खड़े हो या बॉम्बे के बीच में खड़े हो, तो वहां से लेकर कितने दूर तक का एरिया इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ईईजेड होगा, बताओ। तो ये जो समुद्री एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स का, वो होता है ईईजेड की कैटेगरी के अंदर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये यूएनसीएलओएस के थ्रू जो है वो लाया गया है। यूएनसीएलओएस यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये सब चीजें आपको कब याद रहेंगी? जब आप जनरल स्टडीज को ध्यान से पढ़ोगे। इसलिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरमेंट के टॉपिक्स के अंदर आते हैं, जो मैंने भी आपको थोड़ा बहुत बताया। अब देखो, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये पता है क्या होता है? आलू की तरह दिखने वाले एक हम लोग को नजर आते हैं मिनरल्स। ये आलू जैसे जो है वो दिखाई देते हैं थोड़े से, राइट? बट ये काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होते हैं रेन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन में, बैटरी बनाने के में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। ये अंडमान सी में लोकेटेड है। 3 ब्लॉक्स हम लोग को लाइम मड के देखने को मिल रहे हैं, जो कि गुजरात के कोस्ट में हम लोग को नजर आ रहे हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट है, निकल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि देखो क्लीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी में उपयोग में लिया जाता है, राइट? जैसे कि स्टोरेज में बैटरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसके उपयोग में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के तहत जो है वो इसकी नीलामी हुई। लाइसेंस इसमें इशू जो है वो किया जा रहा है इसके एक्सप्लोरेशन के लिए, इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। ये कानून जो है वो क्या कहता है? अब तटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं एवं विनियमन अधिनियम 2002, ये जो है वो क्या कहता है? ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि किस प्रकार से हम लोग अपना जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर जितने भी मिनरल्स, जितने भी हम लोग को ये संसाधन देखने को मिलते हैं, खनिज संसाधन, तो उनको कैसे रेगुलेट करें, राइट?
बस यही चीज थी इसके अंदर। इसमें रिसेंट अमेंडमेंट 2023 में जो है लाया गया, जिसमें कहा गया कि भाई इसकी नीलामी की प्रोसेस जो है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट जो है वो रखी जाए, और जो माइनिंग से अफेक्टेड जो लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ मतलब आप कह सकते हैं कंपनसेशन जो है वो लाया जाए। ठीक है। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस करना है क्लीन एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर, राइट। और आज की डेट में ये सब जो मिनरल्स हैं हम लोग चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, और हमारे पास ही खुद इतना बड़ा खजाना है, तो हम लोग अब खुद ही इस पर वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वहां से निकालेंगे। अब ये हम लोग अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पता है, इसकी प्रोसेसिंग में। ये मिनरल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इसकी प्रोसेसिंग में बहुत पैसा लगता है। ठीक है। बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में, हाई प्रायोरिटी सेक्टर जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 हम लोग को देखने को मिला, जो अलाउ करता है कि लाइसेंस जो है वो 30 डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स का इसने अलाउ किया। ठीक है। इसके अंदर एंटीमनी, बेरिलियम, लिथियम, ये सब जो है वो शामिल थे। ठीक है। बजट 1300 करोड़ रुपए का एलोकेट जो है वो किया गया जीएसआई को, जिससे कि और बेटर तरीके से डेटा मिल सके और सही सटीक जगह पर हम लोग खुदाई करके जो है वो ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो निकाल सकें। बस यही सब चीजें थी इसमें। कस्टम ड्यूटीज भी जो है वो खत्म की गई 25 मिनरल्स के ऊपर। ठीक है। जीरो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो ब्लिस्टर कॉपर के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है कि लाई गई, क्योंकि कॉपर के बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थोड़ा हम लोग को देखने को मिलता है। आपने बचपन में इलेक्ट्रॉनिक कार को तोड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक अपने खिलौने को तोड़ा होगा, देखा होगा उसमें कॉपर की एक वायर वाली मोटर हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें इसके अंदर। हाँ, अब इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। हम लोग को आज की डेट में रिसर्च पर फोकस करना है, रिसाइकलिंग पर फोकस करना है, राइट, सप्लाई चेन पर फोकस करना है। तो ये सब इसके साथ ही जुड़े हुए चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, दैट्स इट। ठीक है। अब एक और न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, गल्फ स्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशियन करंट हम लोग को देखने को मिलता है, गल्फ स्ट्रीम, राइट। ये एक ओशियन करंट है। आपने महासागरीय धारा के टॉपिक को पढ़ा होगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशियन करंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि जो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, गल्फ स्ट्रीम। रीसेंट स्टडी ये बता रही है कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिले हैं गल्फ स्ट्रीम के पास्ट बिहेवियर के, कि जिससे कि फ्यूचर में सेंसिटिविटी हम लोग को देखने को मिल सकती है। क्योंकि यार जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हर जगह में चेंजेस नजर आ रहे हैं, और सेम गल्फ स्ट्रीम में भी हम लोग को चेंजेस देखने को मिले, ये स्टडी ने जो है वो कंक्लूड किया। बस यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी गल्फ स्ट्रीम की। बस आपको थोड़ी सी लोकेशन जो है वो ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ के क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ध्यान में रखना है बस। ठीक है। रिसर्च की मेथोडोलॉजी किस चीज के आधार पर थी, तो इन्होंने जो है वो फॉसिल्स का उपयोग जो है वो किया, जो इन लोग को मिले हैं नॉर्थ कैरोलिना से और फ्लोरिडा से, राइट। यानी कि नॉर्थ अमेरिका से इनको कुछ फॉसिल्स मिले थे, जिसको स्टडी करके इन्होंने पता लगाया कि क्या चेंजेस गल्फ स्ट्रीम में आज की डेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम मजबूत हो गई है, बट ग्लोबल क्लाइमेट जो है आई लास्ट आई एज से जो है वो और ठंडा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो आज की डेट में नजर आ रहा है। एटलांटिक मेरी डायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। गल्फ स्ट्रीम पार्ट है इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलांटिक मेरी डायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में अक्सर जो है पूछी जाती है। ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ये लिख लो। आज का आपका एक होमवर्क है कि इस टॉपिक ज्योग्राफी के इस टॉपिक को और ओशियन करेंट्स वाले टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। बिल्कुल बेसिक से जब समझोगे तभी उस चीज के बारे में क्लैरिटी जो है आपको नजर आएगी। ठीक है। तो ये दो मैंने आपको वो दिए हैं अभी टॉपिक्स कि कवर करने के लिए, उसको आप जो है वो थोड़ा सा कवर करिएगा, क्योंकि बेसिक से पढ़ने में जो है वो चीजें समझ में आती है। अभी मैं आपको ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी होगी नहीं, बट हाँ चलो ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है उनको मैं थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। जैसे कि आपने जो है इस चीज के बारे में पढ़ा है, एएमओसी के बारे में। अटलांटिक ओशियन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक सर्कुलेशन जो है वो क्रिएट होता है, राइट। यही सर्कुलेशन जो है वो एएमओसी हम लोग को देखने को मिलता है। अब जो विंड्स होती हैं, आपको पता है पूरा गेम जो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का हम लोग को देखने को मिलता है, कि टेम्परेचर का डिफरेंस जहां पर भी आएगा वहां पर विंड का मूवमेंट हम लोग को और ओशियन करेंट्स का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, करेक्ट। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये एएमओसी का पार्ट हम लोग को देखने को मिलती है, डीप वाटर में भी नजर आती है और विंड पैटर्न्स में भी नजर आती है, जो मैं भी आपको समझा रहा था। अब क्लाइमेट चेंज जब हुआ तो हमें क्या देखने को मिला, कि जैसे कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है ग्रीनलैंड से, तो इसके चलते हमें देखने को मिला कि एएमओसी के ऊपर भार पड़ा और ये वीक हो गई।
राइट? क्योंकि वाटर लोड हम लोग को देखने को मिल रहा है ना कि ज्यादा नजर आ रहा है, राइट? सी लेवल जो है वो राइज हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी स्पीड जो है वो स्लो हुई कहीं ना कहीं। वीक जो होता है एएमओसी, वो बेसिकली यूरोप को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर सकता है, और इसके कारण एग्रीकल्चर और भी दूसरे जो लोकल वेदर पैटर्न्स होते हैं ना, वो चेंज हो जाता है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट? बस यही यही चीज थी कि आपको ध्यान में रखना है, एएमओसी जो है वो वीक हुआ है क्लाइमेट चेंज के चलते, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात करें तो ये पावरफुल ओशियन करंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि गर्म पानी जो है वो लेकर आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और ये नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो पहुंचाता है, राइट? एक वार्म करंट्स होते हैं और एक कोल्ड करंट्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है ना, तो ये वार्म करंट की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, फिर ये अटलांटिक ओशियन को जो है वो क्रॉस करता है, वेस्टर्न यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के जो क्लाइमेट होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब एएमओसी किस प्रकार से जो है वो काम करती है, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ग्लोबल ओशियन कन्वीयर कन्वीयर बेल्ट होती है, उस मतलब जो कंटिन्यूअस है वो चलती रहती है एक प्रकार की, तो उसका एक पार्ट हम लोग को ये देखने को मिलता है एएमओसी। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट्स का नाम आपने जो है वो सुना होगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट्स होते हैं जिसको आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, हीट बैलेंस को जो है वो मेंटेन करने का या बैलेंस करने का काम इस एएमओसी वगैरह का देखने को मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का नाम सुना है? इस स्कीम के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि किसान है, किसान ने लोन लिया, लोन पर एग्जाम्पल के तौर पर 12% इंटरेस्ट है, तो सरकार क्या बोलेगी, सरकार बोलेगी चलो 6% आपका जो ब्याज है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो वैसे ही एक और सबवेंशन स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, जहाँ पर बायर जो है वो पे करता है। अब ये किसकी, रियल एस्टेट सेक्टर की, यानी कि प्रॉपर्टी वाले सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें एक बंदा है जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, वो 5 से 10%, 5 से 20% पे करेगा, बाकी बैंक जो है वो लोन जो है वो दे देगी डेवलपर को रिमेनिंग। अब जैसे मैं जो हूँ एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ कि डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, मल्टी बना रहा हूँ। अब आप मेरे पास आते हो फ्लैट खरीदना है या बंगलो खरीदना है, आप मुझे बोलते हो कि भैया ये बंगलो बताओ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार ये है, ये 4 करोड़ रुपए का बंगलो मिलेगा आपको, राइट? 4,000 स्क्वायर फीट है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास फैंटेस्टिक। तो आपने बोला पोजीशन कब मिलेगा, तो मैंने कहा 2 साल बाद दे देंगे आपको। तो बोलेगा कि ठीक है चलो मेरी बुकिंग कर दो, ये 20% की। अब उसने 20% की बुकिंग करवाई, है ना, 20% देकर, प्लस उसने क्या बोला, मैंने बोला कि बाकी का पेमेंट कैसे, वो बोलते बैंक के लोन के थ्रू। तो बैंक का लोन का जो पैसा हो मेरे पास आ जाएगा, जिससे कि मैं और काम जो है वो कर सकूं, बढ़ा सकूं अपना, मतलब ये इस तरीके से काम चलता है कि बैंक जो है वो लोन दे देती है किसको, डेवलपर को, ये इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई ये एक व्यक्ति है जो खरीद रहा है, ये इंटरेस्टेड है खरीदने में, तो उस जो बायर है उसकी 5 से 20%, मतलब ये मान लो डाउन पेमेंट एक प्रकार से, है ना, उसी डाउन पेमेंट के बाद फिर जो लोन मिलता है उसको, तो वो लोन डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा, डेवलपर के पास, कि डेवलपर वो बना ले, फिर बाद में पोजीशन जो है वो दे दे। इस स्कीम के अंदर जो है वो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी, जिससे कि जो कॉस्ट है होम की बायर्स के लिए वो रिड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि देखो यार अल्टीमेटली ये होगा ना कि बायर बोलेगा भाई मैं क्यों लूं इस प्रकार की स्कीम के थ्रू लोन, इससे तो मेरा घाटा है पहले दिन से। तो नहीं, सरकार फायदा जो है वो प्रोवाइड कराती है, ये बात सत्य है। बट इसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं, सबवेंशन स्कीम जो है इसके अंदर डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होता, यानी कि सरकार डायरेक्ट हाथ में पैसा जो है वो नहीं देती है, राइट? इंस्टेड एक एग्रीमेंट होता है बायर, बैंक और डेवलपर के बीच में, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट अपनी तरफ से जो है वो करती है, स्पेशली इंटरेस्ट में। डेवलपर जो है वो पे करता है लोन का इंटरेस्ट, यानी कि मैं अगर डेवलपर हूं तो मुझे लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक कि आपको पोजीशन नहीं मिल जाता, और उसके बाद फिर आपकी ईएमआई जो है वो स्टार्ट होगी। मतलब ये स्कीम जो है वो सरकार ने इस प्रकार से तैयार करी है कि जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके और किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स में रुकावट ना आए। फिर से इस चीज को समझो, मैं डेवलपर हूं, मैंने बोला कि भाई मैं आपको ये घर जो है वो दूंगा, आपने बोला कितने का घर है, मैंने बोला साहब 4 करोड़ रुपए का। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है मुझे चाहिए ये, तो मैं बोलूंगा सर एक काम करो, एक ये सबवेंशन स्कीम के थ्रू अपन चलते हैं सरकार की, उस स्कीम में आपको सिर्फ 5 से 20%। बोलेगा नहीं नहीं इतना मैं नहीं दे सकता, मैंने कहा सर एक काम करो 10% दे दो आप, ठीक है, 20% मत दो 10% दे दो। तो उन्होंने क्या किया, 4 करोड़ का 10% यानी कि कितना हुआ, 40 लाख रुपए। 4 करोड़ का 10% 40 लाख ही होता है ना, कितना होता है, तो आपने जो है वो 40 लाख रुपए जो है वो दे दिया, है कि नहीं? तो 40 लाख रुपए जैसे ही आपने जो है वो दिया, तो रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया, 3 करोड़ 60 लाख रुपए, ये मुझे बैंक देगी, और उस 3 करोड़ 60 लाख रुपए पर जो ब्याज होगा वो मैं जब तक पे करूंगा जब तक मैं आपको घर बनाकर डिलीवर नहीं कर देता। तो कितनी बढ़िया स्कीम है, डेवलपर के पास फंड्स की भी कमी नहीं होगी और टेंशन उसको भी नहीं होगी बायर को,
और बायर की ईएमआई कब से शुरू होगी? जब मैं उसको पोजीशन दे दूंगा। कितनी बढ़िया चीज है ना? बहुत अच्छी स्कीम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। और अब नेशनल पेंशन स्कीम वत्स्यशाला के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम, सॉरी, ये अलाउ करते हैं पेरेंट्स को और गार्जियंस को कि वो इनिशिएट कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट और अपने चिल्ड्रन के लिए। तो आपको बता दें, एनपीएस जो है वो वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, मैंडेटरी नहीं है सभी सिटीजन के लिए, राइट। इसके अंदर रेसिडेंट एनआरआई दोनों इंक्लूडेड है, 18 से लेकर 70 साल की उम्र के। ठीक है, बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं था। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये हम लोग को वही सेम स्कीम देखने को मिल रही है, सबवेंशन स्कीम, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी स्कीम है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेंस का, इसका आंसर देने की जो है वो कोशिश करिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।